अच्छा, अब हम दूसरी देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निक्स और असेसमेंट, कि आपकी असेसमेंट में और आपकी टेक्निक अप्लाई करने में क्या ताल्लुक है, आपस में इनका क्या रिलेशन है। सबसे पहले आपके पास जब पेशेंट आएगा ना, आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है, फिर आपने अपनी मोड ऑफ थिंकिंग को देखना है और आपने प्लानिंग करनी है, फिर आपकी ट्रीटमेंट टेक्निक को सिलेक्ट करना है, फिर आपने इसकी असेसमेंट करनी है। ठीक है, वो कहते हैं कि 4 मेन हमारे पास एरियाज़ हैं जो हम लोगों ने देखने हैं, कि मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट हमेशा जो है ना वो एक्यूरेट एग्जामिनेशन के साथ किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी मेंटल और मैनुअल स्किल दोनों अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर आपने एक्यूरेट एग्जामिनेशन करनी है, प्रिसाइज असेसमेंट जो होता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आपने एग्जामिनेशन अच्छी करनी है। और असेसमेंट के अंदर आपने क्या करना है, चेंजेस एवेलुएट करने हैं, साइंस और सिम्टम देखने हैं। जब आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद असेसमेंट में यही है कि चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक इज़ डन। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट टेक्निक को आप टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास, क्रायक्स ने हम लोगों ने ट्रायक्स ने पहले सबसे कर। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जितनी भी टेक्निक्स हम लोग मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ना, ये कोई नई टेक्निक्स नहीं है। ये क्रायक्स जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, ये पहले भी यूज़ करता है, तो कोई नई रोड नहीं है। यहाँ पुरानी रोड्स पे ही चल रहे हैं, मतलब कि पुरानी रास्ते बनाए हुए हैं, उनको बस हमने प्रिसाइजली मॉडिफाई कर लिया। वो कहते हैं बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट है ना, वो जब भी मैं उनको पढ़ाता हूँ ना, तो वो नई नई टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं। वो कहते हैं हमें नए तरीके बताएं, पर वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि आप जो भी टेक्निक यूज़ करें ना, उनको सेस करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको यूटिलाइज़ करना, उनको मोल्ड करना आपको पेशेंट के मुताबिक आता हो, तो आपको नई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड बहुत ओपन होना चाहिए और आपको टेक्निक को मॉडिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट करते हैं, कंबाइन मूवमेंट करते हैं, तो हम लोगों को इनको डिफरेंट एंगल रेंजेस में परफॉर्म करके पेशेंट के सिम्टम को एलिवेट करना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हाँ, उसके बाद वो कहता है कि हमारे इतने माइंड ओपन होने चाहिए कि हम टेक्निक को मॉडिफाई कर सकें और कोई भी अपनी इंटेंशन को ठीक कर सके। हमें लोकल मूवमेंट और एक्सेसरी मूवमेंट जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, फिर इसके अंदर वो मूवमेंट डायग्राम्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, फिर जितने भी पैसिव सिम्टम्स, कैस अगर कोई मैं टेक्निक परफॉर्म करूँगी तो कौन सी पोजीशन है जो प्रोवोक कर रही है, कौन सी पोजीशन है जो सिम्टम को रिलीज़ कर रही है, कौन सी चीज़ मैं करूँगी तो सिम्टम रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कितनी सवेरिटी है, कैसी नेचर है। ठीक है, और किस तरह परफॉर्म करिए तो हम लोग को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद टेक्निक जो है ना, वो आपसे एक इंट्रिग्रिटी मांगती है, मतलब आपसे खोज मांगती है, आपसे खुला दिमाग मांगती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपको कोई भी ना एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल नहीं है कि ये टेक्निक ऐसे ही करनी है। ठीक है, आपने सोचना है, आपने अपनी इंटेंशन बनानी है और आपने अपना माइंड ओपन रखना है, उसको पोजीशन को, टेक्निक को अल्टर करते रहना है। आपने डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट रिदम से, डिफरेंट स्ट्रेंथ से, डिफरेंट पोजीशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ताकि आप इनको परफॉर्म कर सकें। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने ना अच्छा, डिफरेंट पर्टिकुलर टेक्निक्स नहीं बनाई, पर उसने ग्रेड्स बना दी हैं जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, आपको फिजिशियन के साथ भी और आपको आपस थेरेपिस्ट में भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। वो क्या करता है कि आपके साथ आपको कम्युनिकेट करने में, थिंक करने में, आपके क्लियर थिंक कर सकते हैं, आप इसकी वजह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग वगैरह कर सकते हैं, फाइनल डिटेल को वो सोच सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पेशेंट को, और ये नेक्स्ट टाइम जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको टाइम भी बचाएगा, आपको प्रोमिनेंट डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि मैं कौन सी मूवमेंट कराता था तो इसको दर्द होती थी, कौन सी मूवमेंट कराता था तो ये रिलीव हो गया था। तो जी रिकॉर्डिंग आपका टाइम भी सेव करे, क्योंकि आप हर पेशेंट की हर एंगल, हर मूवमेंट तो नहीं ना याद रख सकते। उसके बाद आप उसकी प्रोग्रेस को भी एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही है आगे कि आपको किस रिदम से टेक्निक्स को परफॉर्म करना है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने पेन रिवील कर जो आप परफॉर्म करते हैं ना, वो स्लोली करनी है, स्मूथ करनी है, पेनलेस रेंज में करनी है, या फिर आप उसको स्मॉल डिग्री डिस्कम्फर्ट में भी ले सकते हैं, पर पेन रेंज के अंदर नहीं करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वो कहता है कि रिदम, और जिस रिदम से आप टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी टेक्निक की क्वालिटी अच्छी हो रही है या नहीं। आप जेंटल और स्मूथ भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग और स्केटो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है पेशेंट की। वो कहते हैं कि आप पीटी शुड बी वेरी फोकस, मतलब एक उसका माइंड जो है ना
कंपोज़र वाला होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्ली उसका ऑर्केस्ट्रा जैसे चल रहा होता है ना, और जो ऑर्केस्ट्रा वो जो ओपेरा वगैरह खेल प्ले करते हैं, उनका कितना फोकस माइंड होता है, कितने प्रिसाइजली वो कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारा माइंड पीटी का बहुत फोकस होना चाहिए, उसको फील करना चाहिए स्मूथ मूवमेंट को, उसको स्ट्रेचिंग और स्केक्टो मूवमेंट को फील करना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी मोड ऑफ थिंकिंग किस तरह होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी हम जिस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं या हमने डायग्नोसिस करना है, तो हमारी ब्रिक वॉल थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब हम लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास डिफिकल्ट टर्म्स आती हैं, पर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने मेडिकल टर्म्स को एम्पिरिकली तो नहीं एडजस्टमेंट कर एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते। इसमें हम लोगों ने न्यूरोफिजियोलॉजिकल हमें पता होना चाहिए, हमें ग्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें एनाटमी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल और मैकेनिक्स और जॉइंट्स की हमें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर वो कहता है कि हमारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। जब हम कोई भी टेक्निक परफॉर्म करें तो हमने कुछ हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बनाने होते हैं कि हमने दिस इज़ मच वी डू नो, कि हमें इतना पता है और हमें इतना नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम अपनी स्पेकुलेशन बनाने का कोई हाइपोथेसिस परफॉर्म कर लेंगे। 4 मेन एरिया जो हमें मेडिकल नॉलेज को आने चाहिए, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमेकेनिक्स, पैथोफिजियोलॉजी। फिर उसके बाद वो कहता है कि एलिमेंट्स जो अननोन है, जो हमें कुछ चीज़ें नहीं पता, जो हम स्पेकुलेट करें, उनका हाइपोथेसिस बना लेंगे, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया ना, तो उसको हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। यहाँ 2 टेबल बने हुए हैं। सबसे पहले कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, या मैंने फ़ीवर की ले लिया है, वैसे यहाँ पे उसने डिस्क की एग्जांपल दी हुई है कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आया है और उसका साइन और सिम्पटम या उसका डायग्नोसिस टाइटल क्या है, उसको फ़ीवर दे के भेजा है। तो अब फ़ीवर कितनी डिजीज़ में, कितनी डिजीज़ का साइन एंड सिम्पटम फ़ीवर हो सकता है वो, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट फीवर के डीडीज़ बन सकते हैं, उसके डिफरेंट हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। जबकि अगर हमारे पास, देखो ये आया था साइन, और अगर हमारे पास डायग्नोज डिजीज़ आ सकते हैं तो उसके कितने अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे वीकनेस आती है एनीमिया में, फीवर आता है, तो ये देखो कितने उसके सब एलिमेंट्स आ गए। तो हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों को, प्रेजेंटेशन को हम 2 तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने अच्छा, कोई भी ऐसी नो डिजीज़ प्रोसेसेस इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, फिर थेरेपिस्ट को किन चीज़ों पे रिलाई करना है कि कोई डिजीज़ प्रोसेस अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई साइन के साथ आ गया तो हमने कैसे ट्रीट करना है। कोई न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ आ जाता है, तब उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो पैसिव मूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि हम लोगों ने जर्नल हेडिंग के थ्रू ना हम लोगों ने डायग्नोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक आप जो थ्योरेटिक इन्फॉर्मेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह, या जो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं अपने दिमाग में, एक हिस्ट्री और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे कर लेनी है, ठीक है। वो देखो कि ये एक लाइन आ गया बीच में, मतलब एक बॉक्स आ गया जिधर से इधर इधर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर सकती है। इधर आपकी थोरेटिकल इन्फॉर्मेशन आ गई और इधर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ गई। वो एक 2 कंपार्टमेंट थिंकिंग उसको कहते हैं, ये कि हेल्प करती है उसको ट्रीटमेंट को प्रिसाइजली यूज़ कर सकती है, मस्कुलोस्केलेटल और सीरियस पैथोलॉजी को डिफरेंशिएट कर सकती है, एनालिटिकल असेसमेंट और डिफरेंट डायग्नोसिस में हेल्प करती है, रेफ़र करने में हेल्प करती है, अनरिस्ट्रिक्टेड एवेन्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करने में हेल्प करती है। फिर एक लिगन है बीच में, वो आपको यूज़फुल आप इंफॉर्मेशन अपनी यूजेबल एरिया में लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सिंबॉलिक है, ज़ाहिर सी बात है, कोई प्रॉपर ऐसे है नहीं, ये सिंबॉलिक बस आप लोग को याद करने के लिए रखा हुआ है। ओपनिंग्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने में हेल्प करती हैं। अब ये मेन है टेबल, इसको रीड कर लेना। इसके अंदर वो लिखा है कि सेमी परमिएबल ब्रिक मोल्ड मॉडल है जो गाइड करता है फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी थिंकिंग के मोड में अपनी थॉट, रिफ्लेक्शन, इंप्रेशन, हाइपोथेसिस, नॉलेज को फ्री दो सेपरेट पर इंडिपेंडेंट कंटेंट्स में रखता है। एट द सेम टाइम शुड बी फ्री टू फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। वन कंपार्टमेंट शुड कंटेन ऑल थ्योरेटिक इन्फॉर्मेशन नॉन स्पेक्युलेटिव इंक्लूडिंग प्रिकॉशन, पॉजिटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट, और अदर कंपार्टमेंट में क्लिनिकल एविडेंस, हिस्ट्री, साइंस एंड सिस्टम होता चाहिए जिसको हमने असेस करना है, इवैल्यूएट करना है। इसका एडवांटेज ये है कि आपकी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपकी क्लिनिकल थिंकिंग को लिमिट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक छोटी छोटी बातें हैं कि आपकी वर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए जब आप पेशेंट से डिस्कस करें। जो आप बोलेंगे, जो आप अगर गलत लिखेंगे तो मतलब आप सोच भी गलत रहे हैं, ठीक है। केयरफुल सिलेक्शन आपने वर्ड की करनी है, फ्रेजेस की करनी है, स्पीकिंग या रिकॉर्डिंग या राइटिंग करते वक्त, ठीक है। को रिलेटेडली रॉन्ग थिंकिंग और बिहेवियर आपका अगर आप करेंगे ना, वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट वर्डिंग यूज़ करें, और ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रही होती है, ठीक है। बेसिक सी बात यही है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर वर्ड यूज़ करके पेशेंट से बात करनी है।
फिर करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड जो है ना आपको राइट पैटर्न आपके माइंड में राइट थिंकिंग को इनिशिएट करवाएगा। और नहीं, अगर आप गलत वर्ड यूज़ करेंगे तो होल प्रोसेस को गलत करा देगा, एग्जामिनेशन भी गलत होगी, आपकी ट्रीटमेंट इंटरप्रिटेशन सब कुछ गलत हो सकता है। फिर उसके बाद आपने लिसन लिसन बहुत अच्छे से करना है कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं ना उनकी लिसनिंग अच्छी होती है। और जो अच्छी तरह नहीं सुनते, सेंसिटिवली नहीं सुनते, तो वो इतनी डेप्थ से ना पेशेंट को समझ पाते हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं आती। वो एक कहते हैं कि द लिसनिंग इट सेल्फ अ कोर्स ऑफ एन आर्ट है। और ये इट इज़ वेयर डिफरेंस फ्रॉम मेयरली हेयरिंग। लिसनिंग और हेयरिंग में बड़ा फ़र्क है। हेयरिंग इज़ पैसिव और लिसनिंग इज़ एक्टिव। एक्टिव मतलब आप पेशेंट के साथ पार्टिसिपेट करा रहे हो, तो पैसिव मतलब आपके वो भौंकी जा रहा है, आप उसको दिमाग में आप अपने अपने को बात नहीं डाल रहे। इनवॉलंटरी लिसनिंग डिमांड्स, आपने इनवॉलंटरी डिमांड्स भी हो सकती हैं, टेंशन आपने देनी है, ठीक है। लिसनिंग डिसिप्लिन चाहिए होता है। अच्छा, वो कहता है कि आपने बिलीव करना है पेशेंट को, उसकी बॉडी आपको वो चीज़ें बता सकती है जो आप वैसे डिस्कवर नहीं कर सकते। और जो गुड लिसनर्स होते हैं ना, वो बिलीव करना चाहिए आपको पेशेंट के, आपने उसके रिमार्क्स के ऊपर बिलीव करना है। आपने पेशेंट को बताना है कि अगर आप उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये उसके डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। अगर आप गलत बताएँगे तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। इसके आगे ना ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया हुआ है कि मेकिंग फीचर्स फिट। आपने पेशेंट को ये बात बतानी है कि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ पेश करेगा, वो बताएगा कि उसकी डिज़ीज़ के कौन कौन से फीचर्स हैं। आप उसको एक जिक्सॉ पज़ल की तरह सॉल्व करके फिट करके एक डिज़ीज़ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। मतलब आपने पेशेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा और एहसास दिलाना है कि वो अगर हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा तो ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। असेसमेंट करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, और उससे बिलीव आस्क क्वेश्चन करने हैं और बिलीव करना है हमने उसकी बात में कि उसके डिसऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन का। सबसे पहले आपने प्रिसाइज साइट ऑफ काइंड ऑफ पेशेंट सिम्टम्स देख लेने हैं। आपने देख लेना है कहाँ से सिम्टम्स आ रहे हैं, कहाँ से सिम्टम्स नहीं आ रहे। फिर आपने उसकी फंक्शनल मूवमेंट्स परफॉर्म करके दिखा लेनी है, करके देखनी है, और देखनी है कौन सी मूवमेंट है जो सिम्टम ज़्यादा कर रही है, कौन सी मूवमेंट है जो सिम्टम कम कर रही है। फिर आपने स्टैंडर्ड टेस्ट परफॉर्म करने हैं जो है हमारे जॉइंट्स पे, वर्टिब्रल कैनाल के, न्यूरल स्ट्रक्चर्स के। फिर आपने टेस्ट परफॉर्म करके देख लेना है। फिर आपने क्या करना है, फिर 2 से 3 मूवमेंट्स को आपने इकट्ठे परफॉर्म करके देख लेना है, कपलिंग कर लेना है डिफरेंट मूवमेंट्स की, सीक्वेंस और पोजीशंस की। फिर आपने डिफरेंशिएशन टेस्ट कर लेना है। जब आपने कंबाइंड मूवमेंट की ना, तो फिर आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंबाइंड मूवमेंट की, देखो पहले कंबाइंड मूवमेंट की ना तो उसमें पेन आ रही है। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, देखो उसमें फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन भी थी और रोटेशन भी थी। अब आपने देखना है कि फ्लेक्शन में पेन थी, रोटेशन में पेन थी, या कोई वेसल में पेन थी। तो फिर आपने डिफरेंशिएटिंग टेस्ट करने हैं। ये आपको मूवमेंट कॉम्पोनेंट बताए कि कौन सा मूवमेंट कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व था, इसमें से कौन सा इन्वॉल्व था वो आपको बताएगा। फिर आपने प्रॉपर एसेसरी मूवमेंट करके देख लेंगे कि उसमें तो नहीं पेन। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया कि फ्लेक्शन में पेन है। अब फ्लेक्शन में भी देखो एसेसरी भी अंदर हो सकती है कि क्या पता अंदर की ग्लाइडिंग में पेन हो, या स्लाइड में पेन हो, या फिर प्रॉपर फ्लेक्शन में पेन हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने एसेसरी मूवमेंट कर लेनी है, पेट करके देख लेना है, फिर साइन एंड सिम्टम को देख लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको अप्लाई करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उनको कैलकुलेट करना है। कुछ दफ़ा साइन एंड सिम्टम्स सिर्फ पैल्पेशन से हमें पता लगते हैं, ये लॉजिकल फंक्शनल मूवमेंट्स हमें परफॉर्म करके पता लगते हैं। उसके बाद यहाँ उसने बताया हुआ कि हम लोग मूवमेंट डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ हमें डिफरेंट कंबाइंड मूवमेंट्स को देखने में, उनको याद करने में हेल्प करती हैं, और उनको इंस्टिंक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमने कभी भी, अच्छा वो कहता है कि उसकी जो थेरेपिस्ट की सोच है ना, उसके अंदर ये है कि कभी वो रेंज ऑफ मोशन को सिम्टम्स के रेंज ऑफ मोशन तो हमेशा हमने सोचनी है ना। वो कहता है कि नेवर थिंक ऑफ पेन विदाउट थिंकिंग ऑफ रेंज, नेवर थिंक ऑफ रेंज अबाउट थिंकिंग ऑफ पेन। सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स देखना होता है, हमने सिम्टम्स देखने होते हैं साथ साथ। हमने डिटेल एग्जामिनेशन करनी है, स्मॉलेस्ट चेंजेस ऑफ बिहेवियर, कि अगर हमने कोई मूवमेंट चेंज किया तो कौन सा छोटा छोटा हमने देखना है कि मैं आगे करूँगा टांग तो इसकी कैसा रिस्पॉन्स आएगा, मैं पीछे करूँगा तो लैटरल करूँगा, मिडल करूँगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। और हमने डिफरेंसेस देखते जाना है पेशेंट के। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन टेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये ऐसे स्पेशल टेस्ट है जो यूज़ किए जाते हैं, पैसिव मूवमेंट के टेस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी मूवमेंट को स्टिमुलेट करने में, जहाँ पे 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ से किस कॉम्पोनेंट से पेन आ रही है।
फिर अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता लग गया कि फ्लेक्शन से पेन आ रही थी, तो अब मैं फ्लेक्शन करा के देखूँगी, ये रिवर्स हो गया ना। पहले तो मैं डिफरेंशिएशन, अच्छा फिर अब मैं फ्लेक्शन करवा के देखूँगी तो मुझे पता लग जाएगा, अगर फ्लेक्शन में पेन आएगी तो मुझे ये क्या था, ये कि रिवर्स टेस्ट हो गया ना। पहले तो हम कंबाइंड मूवमेंट कर रहे थे, फिर उसमें से हमने एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया फ्लेक्शन, फिर मैं फ्लेक्शन का टेस्ट करके देखूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कि फ्लेक्शन में पेन थी, और ये क्या हुआ है कि रिवर्स टेस्ट हो गया, तो हमें प्रॉपर फॉल्ट पता लग गया। वो कहता है कि हमें प्रॉपर, हमारे पास ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास पैथोलॉजी की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो उसको अपने डायग्नोसिस में यूज़ कर सके, और बस यही है। अच्छा, उसको आप डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, आपकी नॉलेज, पेन, बिहेवियर, सिम्टम्स आप देखेंगे ना, तो उससे आपको पता लग जाएगी। आपने सेशन को रिकॉर्ड करना है, प्रीवियस पेयर्स के रिस्पॉन्सेज और ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखते जाना है साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट के बारे में बताया, असेसमेंट का पूरा चैप्टर है, वहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है एनालिटिकल असेसमेंट की और ट्रीटमेंट टेक्निक्स की, एग्जामिनेशन की। इसमें यहाँ पे सबसे पहले एनालिटिकल असेसमेंट करनी है, फिर आपने असेसमेंट करनी है, फिर आपने एग्जामिनेशन करनी है, फिर आपने टेक्निक परफॉर्म करनी है। असेसमेंट की क्या क्या डिमांड है, क्या असेसमेंट हमसे क्या मांगती है। सबसे पहले तो एजाइल एंड ओपन टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम अपना दिमाग खुला रखें और हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकें। फिर प्लास्टिक एंड इनोवेटिव ऑफ एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर हम हमारा दिमाग प्लास्टिक को मतलब मोल्ड हो सके और इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। फिर डिसिप्लिन होना चाहिए, मेथड मेथड के थ्रू थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब मेकिंग फीचर्स फिट वाली मेरी मैंने वही बात कर दी कि आपको पेशेंट अपनी हिस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देगा, आपने उसको डिफरेंट सांचों में फिट करके देखना है कि क्या ये डायग्नोसिस तो नहीं बन रहा। फिर अगर उस सांचे में कोई एक चीज़ फिट नहीं हो रही, तो फिर आपने दूसरा डायग्नोसिस ट्राई करना, दूसरी चीज़ को सोचना है, फर्दर असेस करना है। किसी ना किसी तरह आपने तीनों सांचों को एक में डालकर आपने असेसमेंट कर लेनी है पेशेंट की। फिर आपने एग्ज़ाम परफॉर्म करके फिर आपने ट्रीटमेंट लगा देना। अगर फीचर नहीं फिट करते तो और असेसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है, सारे सिम्टम पेशेंट से पूछ लेना, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देख लेनी है। फिर आपने पेशेंट को एग्जाम करना है, उसका फाइंडिंग्स को देखना है कि क्या वो पेशेंट जो बता रहा है वो एग्जाम मतलब वो वाली डिसेबिलिटीज़ उसमें है भी या नहीं। फिर आपने देखना है कि जब आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट अप्लाई करके देखना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप देखेंगे कि वो जो कोई सिम्टम फ़र्क आ रहा है, कोई अफाका हो रहा है पेशेंट को। अगर कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आप मूवमेंट और सिम्टम परफॉर्म करें वो दोनों गलत हैं। फिर कुछ आप अदर ट्रीटमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो ठीक हो गया, फिर आप अलग ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं या फिजिशियन को रेफर कर सकते हैं। फिर एंड रिजल्ट आपने देख लेना है, मेक सेंस बना लेनी है, प्रॉपरली एंड रिजल्ट देख लेना है आपने। फिर आपने सिम्टम्स को मैच करना है और फिर होल स्टोरी को आपने कंपाइल कर लेना है। वही बात है कि आप इस बहुत दिमाग वाला काम है ये, प्रॉपर एनालिटिकल असेसमेंट। इसमें वर्टिकल थिंकिंग भी होती है और लैटरल थिंकिंग भी होती है, ये इंडक्टिव थिंकिंग भी होती है, मतलब आप चीज़ों को ऐड भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आप चीज़ों को डिडक्ट भी कर रहे होते हैं जो ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। और आपकी अचीवमेंट प्रॉपर मतलब लेटरल और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू ही आएगी। वो कहता है कि हमारी बॉडी की ना दो इनहेरिटेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक तो वो अडैप्ट कर लेता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि पेशेंट की कैपेबिलिटी को कंपनसेट कर लेता है अपने डैमेज को, और अबनॉर्मल फाइंडिंग्स को लिटल हो जाती हैं अबनॉर्मल फाइंडिंग्स, क्योंकि वो और या फिर जो मेन डिसऑर्डर है वो नहीं प्रेजेंट करता, क्योंकि आपकी बॉडी ने उसको अडैप्ट कर लेता है। और आप फिर उसके मुताबिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ होती है ना, तो अगर आपकी एक आर्टरी बंद हो जाती है तो क्या होता है ना, एनास्टोमोसिस बना के दूसरी सर्कुलेशन से करना शुरू कर देता है ना। तो बॉडी की मूवमेंट में भी ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की एक टांग छोटी एक लंबी है, तो वो पेशेंट चलने ही ऐसे लग जाएगा या अपने दूसरे मसल ग्रुप को यूज़ करने लग जाएगा, तो आपको बॉडी अटैक कर लेगी आपकी डिजीज़ के साथ। फिर सेकंड बात ये है कि जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी बॉडीज़ उनको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, उनको सब कुछ बता रही होती है जो उनको जानने की ज़रूरत है। और बॉडी आपको डिफरेंट सिम्टम देती है, आपको बताती है कि जो आप कभी भी नहीं डिटेक्ट कर सकते, जो आपका पेशेंट ही आपको बताएगा, सटल मैसेजेस देती है आपको। और ये बहुत प्राइसलेस हो सकते हैं। आपने पेशेंट को सुनना है सही से, और वो रेलिवेंट जो भी वो मेंशन कर रहा है उसको रेलिवेंट समझना है, ये नहीं आपने सोचना कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी हमेशा ट्यून्ड इन और अवेयर होती है उसके साथ क्या हो रहा है।
फिर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई, आपकी सारी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन आ गई। क्लिनिकल फिर आपने एक हाइपोथेसिस बना लेना है, उसको टेस्ट करना है, और फिर आप अगर ट्रीट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरी टेक्निक अप्लाई कर लेनी है और फिर उसको डायग्नोज कर लेना। एक हाइपोथेसिस आपका थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन से आएगा, एक हाइपोथेसिस आपका क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन से आएगा। दोनों को मिलाकर आपने उनको टेस्ट कर लेना और फिर डायग्नोसिस बनाना है। यहाँ पे सारी वही समरी लिखी हुई है कि 10 पॉइंट्स है जिसके अंदर हम लोग सारे मेटलैंड के कॉन्सेप्ट को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मेटलैंड के अंदर यही देखना है कि आपने नेचुरली जितनी भी मैनिपुलेशन वगैरह है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है। आपने सबसे पहले उसको जो है वो आपने प्रिसाइज और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट के लिए। ब्रिक वॉल वाला कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर। फिर आपने असेसमेंट अच्छी करनी आनी चाहिए, आपको थोरेटिकल भी असेसमेंट करनी चाहिए, आपको अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करनी आनी चाहिए। फिर आपने हमेशा आपने हमेशा थ्योरी को आपने अपने आप को रोकने नहीं देना, आपने अपने आप की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को आपको लिमिट नहीं करने देना। फिर आपने प्रॉपर वैलिडेशन हर स्टेप पे करनी है, हर स्टेप पे फ्लॉलेस एनालिटिकल असेसमेंट करनी है। फिर आपने एग्जामिनेशन करनी है, उसकी फंक्शनल मूवमेंट देखनी है, कंबाइंड मूवमेंट देखनी है, अप्रोप्रिएट सिम्टम रिस्पॉन्स देखने हैं, फिर डिफरेंशिएशन टेस्ट देखने हैं, फिर देखने हैं किस तरह की पेन है, एंड रेंज पे है, एंड पेन थ्रू आउट द रेंज है, एंड रेंज पे है, लेटेंट पेन साइंस देखने हैं, पेन इनिबिशन देखनी है, रिपीटेटिव किस तरह इरिटेट होती है कोई डिजीज़ वो देखना है। फिर आपने पल्पेटरी एग्जामिनेशन करनी है आपने, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट यूज़ करने हैं, उनको कंपेयर करना है, जॉइंट सिम्टम्स को डिफरेंशिएशन टेस्ट करने हैं। फिर मूवमेंट डायग्राम्स के थ्रू आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को देख लेना है। फिर हमेशा अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने हैं। फिर आपने प्रोफेशनल से फ्लेक्सिबल और रहना, आपने डॉगमेटिक नहीं बनना। लिसनिंग आपकी एक्टिवली होनी चाहिए, ओपन माइंड से, नॉन जजमेंटल होनी चाहिए, और पेशेंट सेल्फ क्रिटिसाइज आपका ज़्यादा होना चाहिए। फिर टेक्निक्स में आपने फ्रीली अनहिंड्रेड थ्योरी देखनी है, आपने रिलेट करना एंड डिस्टर्बेंसेस को, प्री सेंडिंग साइंस को रिकॉर्ड कर लेनी है, टेक्निक को आपने ट्रीट करना है, और स्ट्रेचिंग नहीं करनी। डू नॉट इंक्लूड एनी स्ट्रेचिंग वट्सएवर, ठीक है। ट्रीट पेन करनी है अगर ऑसिलेटरी कर रहे हैं, टोटली पेनलेस होती हैं ऑसिलेटरी, जबकि स्ट्रेचिंग में दर्द आती है। फिर कंप्रेशन फोर्स भी लगा सकते हैं, ट्रैक्शन और कंप्रेशन भी लगाई की बात की हुई है। फिर उसके बाद स्टिफनेस को ट्रीट कर सकते हैं आप, स्टिफनेस और स्पैस्म को ट्रीट कर सकते हैं आप। ग्रेड्स और रिदम्स के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, डिफरेंट पैथोलॉजी के बारे में पता। अच्छा, फिर आस्टेरिस्क लगाते जाने हैं, मतलब कि आप जब भी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या उस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई एग्जाम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हैं, तो आप सारी बात सुनते जाते हैं, आप सारा कुछ लिखते जाते हैं। फिर उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे होते हैं ना, उसके ऊपर आप स्टार लगाते जाते हैं, इसको आस्टेरिस्क कहते हैं, और फिर इसके ऊपर आपने फोकस करना होता है। फिर आपने जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है उसको हिस्ट्री, साइंस, सिम्टम से रिलेट करते जाना है, डायग्नोज करना है पेशेंट को, फाइन डिटेल्स भी आपने याद रखनी है, इफेक्टिवनेस देखनी है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट। फिर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़, मतलब कि बॉडी अटैप कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है, और बॉडी आपको बताती है। सारा कुछ समराइज हो रहा है। एंड पे उसने एक बात लिखी है कि आपकी ओपन माइंडेडनेस, आपकी मेंटल एजिलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपकी लॉजिकल और मेथडोलॉजिकल प्रोसेसेस आप इफ़ेक्ट करते हैं आपके, और असेस करने में आपको हेल्प करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है।